નમસ્કાર. અંતે સુપ્રીમ કોર્ટના વકીલોને મળી મોટી સફળતા. જે રીતે સુપ્રીમ કોર્ટના વકીલોએ બયાન આપ્યું છે કે આજે દેશના ખૂણે ખૂણે જઈને તમે ગમે તે વ્યક્તિને પૂછો તો દરેક વ્યક્તિ એવું કહેશે કે ખરેખર ઈવીએમની અંદર છેડછાડ થાય છે. બસ નહીં કે તો એ ફક્ત ભારતીય જનતા પાર્ટીના અંધભક્તો. કારણ કે અંધભક્તો કોઈ પણ સંજોગે માનવા તૈયાર નથી કે ઈવીએમની અંદર સેટિંગ થાય છે. એટલે જ તો એ લોકોને અંધભક્ત કહેવામાં આવે છે, ગોબર ભક્ત કહેવામાં આવે છે. દિમાગમાં ગોબર ભરેલું છે. ત્યારે સુપ્રીમ કોર્ટના વકીલોએ જે ફેસલો આવ્યા પછી જે બયાન આપ્યું છે એ વિડીયો હું તમને સંભળાવું દોસ્તો, પણ વિડીયો વધુમાં વધુ સાંભળજો અને આગળ શેર કરજો. દરેક લોકો સુધી આ વિડીયો પહોંચાડો. દરેક લોકો વધુમાં વધુ જાગૃત બને. 2024 પહેલાં જોઈ વિચારીને પોતાનો વોટ કરે. આવો આપણે સાંભળીએ સુપ્રીમ કોર્ટના ફેસલા પછી આ વકીલોએ પ્રેસ કોન્ફરન્સમાં શું વાત કરી છે. आज का फैसला ऐतिहासिक फैसला है। अयोध्या के फैसले के बाद जो न्याय के झंडे झुक गए थे, आज वो फिर से वापस अच्छी तरह लहराए हैं। पूरी दुनिया में एक बहुत गजब का संदेश गया है। और जो लोकतंत्र है, लोकतंत्र में जब तक न्याय व्यवस्था कायम मजबूत रहेगी तभी तक लोकतंत्र है। तो लोकतंत्र फिर जिंदा हुआ है और बेईमान सब नंगे होंगे। सवाल इतना है कि जो पैसा 16,000 करोड़ या समथिंग जो है, उसमें देखना ये होगा कि लाभ कितने का हुआ। इस सरकारों में 15 लाख करोड़ के करीब जो है सरमाएदारों का माफ़ हुआ। जब ये कैलकुलेशन निकलेंगी और ये इनके नाम आएंगे तो वही लोग मिलेंगे जिनका 15 लाख करोड़ माफ़ हुआ है। ये एक व्यवस्था है। 3 लाख करोड़ यदि गाँव में खर्च कर दें कोऑपरेटिव सोसाइटी पे तो देश में बेरोजगारी पूरी खत्म हो जाएगी। उस पर आप चिंता नहीं करेंगे, लेकिन आप 15 लाख करोड़ रुपया चंद लोगों का माफ़ कर देंगे। और उसके बाद ये देखिए, ये मुल्क है और ये व्यवस्था है। इस मुल्क में ट्रांसपेरेंसी तो लानी पड़ेगी। ये किसी के लाला की दुकान नहीं है कि आप इसमें कुछ भी पैसा लेते रहें, कहीं से लेते रहें और चुपचाप बैठे रहें और देश भर में दिन भर हिंदू मुसलमान की कीर्तन करते रहें, सारी बात छिपाते रहें। वो चलने वाला नहीं है। आपको हिसाब तो देना ही पड़ेगा। और पत्ते जब खुलेंगे तो बहुत दूर तक बात जाएगी। अभी हिसाब प्रधानमंत्री कोष का भी देना पड़ेगा। सवाल उसका भी आएगा, कोष में भी कौन कौन आए थे, किससे पैसा लिया गया था। खरपच्चे तो सारे उड़ाए जाएंगे। और जनता जो है गुमराह एक बार होती है, काठ की हांडी एक बार चढ़ती है, बार बार नहीं चढ़ती। इस जो आया है फैसला, इसका दूरगामी परिणाम चुनाव पे भी होंगे। और भक्त इस देश में बहुत ज़्यादा नहीं है। हिंदू मुसलमान की कीर्तन करने वाले बहुत ज़्यादा लोग नहीं हैं। ये बहुत शांति प्रिय देश है। यहाँ हज़ारों साल से सारी नस्लें, सारी कौम मिलकर रहती हैं। यहाँ दंगा ना हुआ है ना कराया जा सकता है। ऐसे लोग बहुत आए और बहुत चले गए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जनता बहुत समझदार है। 10 साल आपने लगा लिए हिंदू मुसलमान की कीर्तन करने में, कुछ हुआ क्या? कहीं कुछ नहीं हुआ। सब लोग बहुत समझदार हैं, सही सलीके से काम करेंगे। सरकारें इनसे ताकतवर आई हैं। एक ज़माना था इंदिराइज इंडिया, और इंदिराइज इंडिया जो चलता था वो भी हारे हैं चुनाव में बदलाव आएंगे, बहुत अच्छी तरह आएंगे। जनता बहुत अच्छी तरह जाग रही है। जिन लोगों को लगता था कि न्याय व्यवस्था खतरे में आ गई है, आज उनको साहस आ गया है कि न्याय व्यवस्था वहीं है जहाँ थी। ये भारत की न्याय व्यवस्था है, ये कभी झुकती नहीं। इसने आज बहुत ऐतिहासिक काम किया है और इसके परिणाम चुनाव में आएंगे। बीजेपी के सांसद हैं अनंत हेगड़े, उन्होंने कल ही कहा है कि संविधान को दोबारा लिखने की जरूरत है। देखिए, संविधान में संशोधन 100 से ज़्यादा हो लिए। अच्छी बात हमेशा संशोधित होती। वो दोबारा लिखने की बात कर रहे हैं, वो पहले भी नहीं, वो हम करें। संशोधन होते रहे हैं, होते रहेंगे। 100 से ऊपर हो गए। अच्छी बात के लिए हमेशा स्वागत है। लेकिन कोई ये कहे किसी के बाप की बपौती है, यहाँ एक जाति का राष्ट्र बना देंगे, एक धर्म का बना देंगे, किसी की औकात नहीं है। तो ये बीच बीच में आवाजें क्यों आती फिर? देखिए, आवाजें तो प्रयास सारे करेंगे, लेकिन इनके लाला की दुकान थोड़ी है। ये 140 करोड़ की जनता है, उससे भी तो कुछ फैसले लेने हैं। 4 आदमी बैठ के थोड़ी फैसला ले लेंगे। और कैसे आप कर देंगे? संविधान से क्या दिक्कत है बीजेपी के लोगों को? नहीं, संविधान से वैसे तो एक मिथ है, वो भी हम दूर कर दें। जो आरएसएस की सरकार और बीजेपी की सरकार भारत में बनी है, वो इसी संविधान से बनी है। इस पे भी देश के 140 लोगों को सोचना चाहिए। ये संविधान यदि चीन और रूस की तरह रहा होता तो क्या आरएसएस यहाँ जन्म लेती? इस संविधान में खामी है। इस खामी को उन लोगों को भी स्वीकार करना पड़ेगा जो संविधान के हामी हैं। इस संविधान के तहत ही बीजेपी की संवैधानिक सरकार भारत में बनी है। इस पे ऐसे मुकम्मल इलाज आगे से होने चाहिए अगली सरकारों में कि कोई जरूरत ना कर सके। 400 पार का नारा दे रहे हैं। नहीं, 400 पार तो जनता को देखना ना। मैं कहूँ कि 700 आ जाए, मेरे कहने से थोड़ी आएंगी। ये तो जनता को तय करना है। जो आज का संदेश है जनता के बीच में जाएगा और जनता फैसला लेगी। यदि इस जनता इस मुल्क को बर्बाद करना चाहती है तो स्वागत है। और जनता का मुल्क है, जनता बचाना चाहती है तो भी हो सके 40 पे आ जाए। आज फैसला आया है, ऐसे फैसलों से जनता पे कोई असर फर्क पड़ता है क्या कोई इनको? देखिए, ये जनता है, ये सब जानती है। और चुनाव जब आते हैं तो इतने बेहतरीन नतीजे आते हैं। एक आदमी का दिमाग एक आदमी का होगा। जब 140 लोग सामूहिक रूप से अपनी बुद्धि का प्रयोग करेंगे तो फैसले अच्छे ही आएंगे। आते रहे हैं।
ऐसे ऐसे तुरुमखाई इस चुनाव इस देश में हराए गए हैं, ऐसे प्रधानमंत्री हराए गए जो कल्पना नहीं करते थे। तो आगे भी ऐसा होगा। ईवीएम को लेकर भी सर आप लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, विरोध कर रहे हैं कि ईवीएम बैन होनी चाहिए देश में। देखिए, ईवीएम पे भी मेरा मत थोड़ा सा अलग है। जब बैलेट पेपर हुआ करते थे, घोटाले तब भी होते थे। इंदिरा गांधी के चुनाव उसका एक परिणाम है, एक उसका उदाहरण है। ईवीएम में रसीद आनी चाहिए, जैसे आप एटीएम पे जाते हैं रसीद लेते हैं, एक रसीद की व्यवस्था ईवीएम में हो जाती है। ईवीएम से बढ़िया कोई चीज़ नहीं है, लेकिन वो हो तो सही। या तो आप रसीद की व्यवस्था करो, ईवीएम बहुत बढ़िया चीज़ है। और ऐसा कहीं नहीं लिखा कि आप बैलेट पेपर लाके घोटाला नहीं कर सकते। घोटाला फिर भी होगा। आदमी की नीयत और ईमानदारी और जो बेईमानी होती है उसका एक लॉजिक है। बहुत मुल्कों में एक ही दिन चुनाव होता है, चुनाव लोकल होता है, लोकल स्टाफ काम करता है। ये भी एक भ्रम है इस देश में कि चुनाव 2 महीने चलते हैं। मुझे आप बना दो आयुक्त, मैं एक दिन में चुनाव करा दूंगा। जो चुनाव तो लोकल होगा ना, लोकल कर्मचारी होंगे, लोकल आदमी होंगे। अभी सीट दोनों खाली हैं सर, देख लो, मौका है। नहीं, वो देखा जाएगा, लेकिन सवाल इतना है, नहीं ये करें तो सही। चुनाव एक दिन में पॉसिबल है, चुनाव ईवीएम से ही पॉसिबल है, रसीद हो और एक दिन में चुनाव हो। और उसमें भी एक और आगे का समझ, एक चीज तो 7-7 चरण में होता है ईवीएम से भी। नहीं, वही तो मैं कह रहा हूँ, एक चरण में हो। और अगला और बताएं, इस मुल्क की जनता तक ये बात जानी चाहिए कि जिस दिन चुनाव हो, एजेंट सरकार से बनते हैं, उसी दिन एक ही बूथ पे उसकी काउंटिंग करके उसकी रसीद बना के एक तो मशीन पे पेस्ट कर दो, एक एक एजेंट को दे दो और मशीन को उठा के फेंक दो, कबाड़ा हो गया। कोई घोटाला कर ही नहीं सकता। लेकिन आप नियत तो बदलो। अनिल मसीह जैसों का क्या होगा फिर सर? नहीं, वो होगा, उनका क्या इलाज है? सबका होगा। लेकिन हमने जो कहा, मशीन में जहां बूथ पे काउंटिंग हुई है उसी टाइम उस मशीन को टिक करो, उसका नंबर निकालो, किसको कितनी वोट पड़ी है, वहीं से उसकी रसीद बनाओ, उस पर एक पेस्ट करो, जितने एजेंट हैं उनको कॉपी दे दो, घोटाला बंद होगा, मशीन को उठा के फेंक दो। ना सुरक्षा करनी है, ना पुलिस लगानी है, ना उसके फॉलो करना है, ना उसके पीछे जाना है। તો વધુમાં વધુ આ વિડીયોને ફોરવર્ડ કરીને દરેક લોકો સુધી પહોંચાડો અને ખાસ કરીને આ વિડીયો ગામડે ગામડે સુધી પહોંચાડો. દરેક લોકો જાગૃત બનવા જોઈએ. 2024માં કોને વોટ કરવો એ પોતે નક્કી કરી લેજો. બાકી આ વખતે રિપીટ કર્યું એટલે સમજી લેજો તમે પીટાઈ ગયા.